हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा चर्चा शुरू कर रहे हैं आज ग्लोबलाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन बहुत जरा सा मुद्दा था, कल खत्म कर दिया। लिबरलाइजेशन में ठीक ठाक टाइम लगाया, ग्लोबलाइजेशन में बेटा बस 1.5 लेक्चर लगेगा। कल आधे लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ये समझ लेना उसके बाद आईडी की जन बहुत आसान है, क्योंकि बेटा चार ऐसे चैप्टर हो चुके हैं जो 40 में से 30 नंबर के आते हैं अगर मैं चॉइस के क्वेश्चन कवर कर लूँ तो। पहला चैप्टर हमने पढ़ा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सबके फीचर बड़े, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिर हमने बेटा 5 ईयर प्लान पढ़ लिया। अब एलपीजी और इंडिया पाक चाइना हो चुका है। अगर एलपीजी को उठाकर देख लो और इंडिया पाक चाइना को उठाकर देख लो तो 20 नंबर का तो यही आ जाता है पेपर में, अगर चॉइस वाले क्वेश्चन भी ला लिए जाए तो। 30 नंबर का एवरेज पेपर हो चुका है। 10 नंबर के लिए 4 चैप्टर और करूंगा। ठीक है जी। तो अगर उधर से भी चॉइस के क्वेश्चन मिला लो तो वो भी 18-19 नंबर बैठ जाते हैं। अब पेपर में तो आप सब करके जाओ, ताकि अगर एक तरफ का क्वेश्चन आता हो तो दूसरी तरफ का आता हो। ठीक है, चलो खैर ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। काफी मुद्दा डिस्कस है, जो नहीं डिस्कस उस पर टाइम भी बहुत लगाऊंगा। पढ़ना बेटा फटाफट से। अब वो आगे बढ़ना शुरू करो। इतना पढ़ने के बाद 1 मिनट रुकना। अब वो आउटसोर्सिंग टॉपिक किसने 11th में नहीं पढ़ा हुआ है ये बताए ना। आउटसोर्सिंग, एक, दो, तीन। मैंने तुम्हें कराया था, बैच में करा दिया था ना लास्ट ईयर। बाद में सिलेबस से हटवा दिया था, पर मैंने करा दिया था। 4 5 है, कोई दिक्कत नहीं। आप फिलहाल ना ये थोड़ा सा मुद्दा पढ़ लो। मैं बेस से स्टार्ट करूंगा, मतलब नेक्स्ट लेवल तक करूंगा। जितना मुश्किल हो सकता है उतनी बात करेंगे, पर एक बार ये बात पढ़ लेना ढंग से। पढ़ना बहुत ज्यादा, जितना टाइम लगा सकते हो उतना टाइम लगाना। ठीक है ना, कंफर्म्ड क्वेश्चन है पेपर, कंफर्म, कोई डाउट नहीं है मुझे इसमें। बस इतना सा पोर्शन है, उसके बाद एक नया टॉपिक है WTO, लेकिन पहले आप ये पूरा करो। पढ़ना। ठीक है, आ जाओ जी। तो अब मैं बेस से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद हम बात को ना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा वहीं से चर्चा को, जहां से थोड़ी बहुत 11th में बताता था। बेटा टॉपिक का नाम है आउटसोर्सिंग। मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है अ सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। बेटा एक ऐसी सोर्स जो बिजनेस के बाहर से आती है और बिजनेस का काम करवाती है ऑफ लेट। बट बेटा ये कंसेप्ट इंडिया में बहुत पॉपुलर होने लगा। बहुत लेट स्टार्ट हुआ इंडिया में, बाकी सब देशों में बहुत पहले स्टार्ट हुआ, पर इंडिया में जब स्टार्ट हुआ तो बेटा बड़ा ही पॉपुलर हुआ। तो वो आज की तारीख में ना सब ऑर्गेनाइजेशन ये समझ चुकी हैं कि हमें ना अपनी कोर एक्टिविटी पर फोकस करना चाहिए। जो नॉन कोर एक्टिविटीज हैं, जो नॉन सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज हैं, उनको आउटसोर्स कर देना चाहिए किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो उस काम में एक्सपर्ट है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ बेटा। तो मैं कहता हूँ आप एक स्कूल रन करते हो, आपका प्राइम जो कोर एक्टिविटी है वो क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करना अपने स्कूल के बच्चों को। आप सिर्फ उसकी हेडक लो, जो और एक्टिविटीज एसोसिएटेड हैं बेटा उनको आउटसोर्स करो किसी आउटसाइड एजेंसी को। पास में पता क्या होता था, सभी स्कूल सिक्योरिटी गार्ड भी खुद अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है ना, उनका बाबू सिक्योरिटी इक्विपमेंट जो दे रहे हैं, चाहे राइफल्स चाहे जो भी कुछ अरेंज करा कर दे रहे हैं, अपने पैसों से अरेंज करा कर दे रहे हैं। लाइसेंस गन के खुद बनवा कर दे रहे हैं, और सिरदर्दियां ले रहे हैं कि वो आज एब्सेंट तो नहीं है,
ये भी सिरदर्दी है कि 4 बजे आया नहीं यार कोई स्टाफ, अब हम कैसे लॉक करके जाएं। इतनी सिरदर्दियां लेते थे लोग। या अगर मैं सफाई की बात करूं, स्कूल के सैनिटेशन की बात करूं, तो बेटा 4th ग्रेड को भी खुद रिक्रूट करता था स्कूल, और देखता था यार आज 5 बजे आया नहीं, सुबह के 5 बजे भी नहीं आया स्टाफ, सारे स्कूल में सफाई कैसे होगी, सारे क्लासरूम साफ कैसे होंगे, खिड़कियां कैसे साफ होंगी। बाबू ये टेंशन है ना, लगता है हर बिजनेस को मुझे नहीं लेनी चाहिए, मुझे सिर्फ कोर एक्टिविटी की टेंशन लेनी चाहिए। तो आपने क्या किया बाबू, आपने ये एक्टिविटीज आउटसोर्स करनी शुरू करी टू सम एक्सपर्ट कंपनीज। बाबू आज की तारीख में ऐसी बहुत सारी एक्सपर्ट कंपनी है जो सिक्योरिटी सर्विसेज देती है, ठीक है ना। और आज की तारीख में स्कूल्स भी यही करते हैं, पहले दिन गए साल के कॉन्ट्रैक्ट कर लो पूरे साल भर का, हमारी तरफ से मिलेंगे सिर्फ पैसे, आप कितने सिक्योरिटी गार्ड भेजते हो मुझे कुछ मतलब नहीं, जो कुछ उठेगा स्कूल से वो आपका होगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिटर्न, 1 रुपए का भी नुकसान होगा वो सिक्योरिटी कंपनी भुगतेगी, हमारी तरफ से सिर्फ पैसे मिलेंगे, 15,000 रुपए महीना, 20,000 रुपए महीना, 25,000 रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना, जो तय हो गया हो गया। कितने सिक्योरिटी गार्ड भेजने हैं आप देखो, कितनी गन्स बेचनी है वो आप देखो, गन्स के लाइसेंस आप बनवाओ, सब कुछ आपका, मेरा कुछ नहीं, मेरी तरफ से सिर्फ पैसे। और मैं कभी इस चीज की टेंशन नहीं लेता आया कि नहीं आया स्टाफ, मेरा कुछ नहीं आता, आप निकल लो बस 4 बजे, अपने आप आएंगे, अपने आप देखेंगे क्या हो रहा है, जो उठेगा उनका उठेगा, आपका कुछ नहीं उठ रहा, ठीक है ना जी। सेम बात सैनिटेशन में है बाबू, आज के तारीख में आप कोई इक्विपमेंट, कोई वैक्यूम क्लीनर आपका नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मोप आपके नहीं है बाबू, सब कंपनीज ला रही हैं। और मैं बता देता हूँ, बड़ी बड़ी एमएनसीज में सफाई इसी तरीके से होती है, उन्होंने आउटसोर्स की हुई है अपनी सफाई, सैनिटेशन कोई भी कंपनी खुद नहीं लेती, बड़ी बड़ी कंपनी आती है इलेक्ट्रॉनिक मोप लाती है भाई साहब, इतने बड़े बड़े मोप हैं, इतने बड़े बड़े वैक्यूम क्लीनर है कि 1 घंटे में 4-4-5-5 फ्लोर साफ करके चले जाते हैं वो, सिर्फ 1 ही घंटे में। तो ये है आउटसोर्सिंग का कमाल। लेकिन बेटा ध्यान रखना, पहले जब आउटसोर्सिंग स्टार्ट हुई ना, वो स्टार्ट हुई नॉन कोर एक्टिविटी से, कि कोर एक्टिविटी हम खुद करेंगे, नॉन कोर किसी और से कराएंगे। अब कोर क्या है या नॉन कोर क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन योर नेचर ऑफ बिजनेस, ये आपके नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है, मेरे लिए कोर क्या है नॉन कोर क्या है। स्कोर एक स्कूल के लिए सिक्योरिटी सर्विसेज या सैनिटेशन सर्विसेज, ये क्या है, नॉन कोर है। पर बाबू अगर मैं बात करूं नगर निगम के एंगल से, सहारनपुर नगर निगम के लिए, उनके लिए सैनिटेशन इज द कोर एक्टिविटी। नगर निगम साफ सफाई नहीं कराएगा और क्या कराएगा, नगर निगम साफ सफाई के लिए इतना सारा स्टाफ रखता है, उनके लिए बाकी चीजें नॉन कोर हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं एक होटल के एंगल से, तो उनके लिए बेटा कोर नॉन कोर क्या है, उनके लिए हॉस्पिटैलिटी कोर एक्टिविटी है, उनके लिए बाकी चीजें नॉन कोर हो सकती हैं, जैसे कि बेटा लॉन्ड्री, ठीक है ना बाबू, ब्लैंकेट्स गंदे हो रहे हैं, शीट्स गंदी हो रही हैं, वो धुलवाते हैं, इनको आउटसोर्स करते हैं, इसके लिए स्टाफ नहीं रखना चाहता आज की तारीख में कोई होटल, इसके लिए सिर्फ दर्दी नहीं देना चाहता। समझ में आएगा, ये बेसिक था। अब मैं एडवांस की बात करता हूँ बाबू। अब खाली ना कोर और नॉन कोर एक्टिविटी वाली बात ही नहीं रह गई। अब मैंने देखा है बेटा, और ये बड़ा पॉपुलर भी हो रहा है, इसे हम केपीओ बोलते हैं, ठीक है ना। पहले जो कंसेप्ट चलता था इससे बोलते थे बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कि बिजनेस के एक नॉन कोर प्रोसेस को आउटसोर्स कर दो। अब जो होने लगा वो होने लगा केपीओ, केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब अब हम कोर एक्टिविटी भी आउटसोर्स करने लगे, खाली नॉन कोर ही नहीं, कोर भी। इतना एडवांस हो गए हम इस चीज में, और इंडिया इज द फेवरेट डेस्टिनेशन, दुनिया का फेवरेट डेस्टिनेशन है इंडिया आउटसोर्सिंग के लिए। खैर मैं बताता हूँ ये सब क्यों हो रहा है। तो वो अभी कोर एक्टिविटीज भी आउटसोर्स करनी शुरू कर दी क्या लोगों ने, ऐसा क्या हो जाता है, और इंडिया में क्यों आ रहा है इतना सारा आउटसोर्सिंग से बिजनेस। आपको अगर आइडिया दो ना, 50,000 करोड़ से भी ज्यादा हम अर्न कर रहे हैं इसमें आउटसोर्सिंग से, हर साल 50,000 करोड़ से भी ज्यादा। ऐसा क्यों इतना फेवरेट बन गया इंडिया। सर आपने पढ़ी होगी एक लाइन कि रीजनेबल स्किल के साथ इंडिया में लोग मिल जाते हैं, और एट मोस्ट एट अ वेरी वेरी चीपर कॉस्ट, ठीक है ना। इंडिया में यार सब चीजें बहुत सस्ती हैं, और स्किल बहुत है लोगों के पास, इस वजह से ना इंडिया फेवरेट डेस्टिनेशन है आउटसोर्सिंग का। दूसरी बात, इतना फेवरेट होने की वजह एक और भी है बाबू, मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन मींस कितने तगड़े हो चुके हैं आज की तारीख में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। यार सोचो तो सही, हमने तो जब पहली बार मोबाइल फोन देखा था हम सरप्राइज होते थे, यार ऐसी भी कोई चीज होती है कि मैसेज फ्री होते हैं। आपने तो शायद देखा ही सीधा व्हाट्सएप है,
तो आपको तो कभी अजीब लगा ही नहीं। हमने क्या देख रखा है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। हमने रिचार्ज करा रखे मैसेज पैक, टेक्स्ट मैसेज के पैक रिचार्ज करा रखे हैं मैंने खुद। 50 रुपए महीना टेक्स्ट मैसेज का पैक, 3,000 मैसेज मिल रहे हैं जी। ठीक है जी, ऐसे ही मैंने रिचार्ज करा रखे हैं, ईमानदारी से बता रहा हूँ। किसी भी ओकेजन पे वो पैक काम नहीं करते थे। उस दिन मैसेज की कॉस्ट होती थी 1 रुपी पर मैसेज। जैसे कि 15th ऑफ अगस्त है या दिवाली है या न्यू ईयर है, उस दिन मैसेज पैक काम नहीं करता था। किसी दोस्त को मैसेज भेजना है तो 1 रुपए का एक मैसेज होता था। ठीक है जी, उसके बाद व्हाट्सएप आया। हमें तो बहुत सरप्राइजिंग लगा कि यार मैसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, अनलिमिटेड मैसेज। आपने वही देखा तो आपको अजीब नहीं लगता। और उसके बाद वीडियो कॉलिंग, यार सोचो तो सही, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन अ रियल टाइम। अब दुनिया के किसी कोने में बैठे हो और जिस शख्स से आप बात करो वो दुनिया के किसी कोने में बैठा है, सर डेटा इज ट्रांसमिटेड रियल टाइम। कितने मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन मींस कितने एडवांस हो चुके हैं, मानते हो ना इस चीज को। इसकी वजह से ना बेटा आउटसोर्सिंग बहुत कमाल हो गई है और इंडिया बहुत आगे बढ़ गया। अब एक बात समझने की कोशिश करो, अमेरिका में एक हॉस्पिटल है, आपको पता है बेटा यहाँ पर भी हॉस्पिटल कैसे चलते हैं। बनाने वाला एक ऑनर होता है, लगभग सभी डॉक्टर्स हायर किए होते हैं। ठीक है जी, डॉक्टर्स ओपीडी के जो भी पैसे चार्ज करता है उस हॉस्पिटल में बैठ के, उसका एक सर्टेन कमीशन हॉस्पिटल को देता है। उसका जो भी पेशेंट एडमिट होता है उसकी भी एक सर्टेन कमीशन देता है हॉस्पिटल। ऐसे ही चलता है। मान लो आप अपने शहर में सक्षम हॉस्पिटल को देख लो, ऑनर तो एक ही है, वो मखीजा जी थे, वो तो चले गए, उनकी वाइफ है आज की तारीख में। ठीक है जी, आप सोचो इतने सारे हॉस्पिटल, इतने सारे डॉक्टर और बैठते हैं सक्षम हॉस्पिटल में, सारे ऑनर है? नहीं है ना सब ऑनर, सबको पता है ना। ओपीडी में जो भी वो कमाते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज पे करते हैं। ठीक है, उनका जो भी पेशेंट एडमिट होता है उसका भी पे करते हैं, ऐसे ही होता होगा। अब आप ये समझो जो सिस्टम इंडिया में है वही अमेरिका में। एक पर्टिकुलर डॉक्टर का हॉस्पिटल है, ठीक है जी, और मैं बोलता हूँ रात के 12 बजे हैं अमेरिका में। ठीक है, एक एक्सीडेंटल केस आता है, डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल। सारे डॉक्टर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते, आपको ही पता है। ठीक है जी, बुलाएंगे तो बाबू अगर डे शिफ्ट में डॉक्टर के एक सर्टेन चार्जेस हैं, नाइट शिफ्ट में तो डबल ट्रिपल होंगे। सब जानते हैं इस चीज को। हॉस्पिटल भी आज की तारीख में बहुत एडवांस हो चुके हैं। वो क्या करते हैं बाबू, उन्होंने क्या करा, फटाफट से पेशेंट को सीटी स्कैन मशीन में निकाला, जो भी रिपोर्ट आई, अमेरिका में नहीं किसी डॉक्टर को दिखाई, उन्होंने भेजी इंडिया। भाई इतना काम वार्ड बॉय भी कर लेते हैं, आपको पता है। सीटी स्कैन मशीन में ले जाना और ये निकाल के रिपोर्ट बनाना, ये कोई बड़ी डील नहीं है। डील है उस सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है, उस पेशेंट की अगर कोई सीटी स्कैन रिपोर्ट में दिक्कत आ रही है उससे कैसे डील करना है। ठीक है जी, वो अमेरिका में किसी डॉक्टर को नहीं उठाते, उन्हें पता है कि डबल ट्रिपल पे करना पड़ेगा हमारे को। वो उसमें भी कमाते हैं, कैसे कमाते हैं। इंडिया में फटाफट से रिपोर्ट मेल करी, कितनी देर लगेगी मेल होने में, फटाफट बताओ, सेकंड्स। ठीक है जी, सेकंड्स। यहाँ सर सहारनपुर सिटी की बात करता हूँ, बड़े से बड़ा डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, डीएम डॉक्टर, अवेलेबल एट अ मैक्सिमम प्राइस ऑफ 1,000 की रीच के अंदर अंदर है सारे डॉक्टर। एमडी डीएम डॉक्टर है। ठीक है जी, कितनी पढ़ाई करी है आप, अंत है डीएम, डीएम के बाद कोई डिग्री नहीं होती डॉक्टरी में। ठीक है जी, सारे डॉक्टर डीएम अवेलेबल है और 1,000 के अंदर अंदर अवेलेबल है। ठीक है जी, अब उनको कितना बढ़िया लगता होगा, उन्होंने रिपोर्ट भेजी, यहाँ डीएम डॉक्टर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन करी, सर लाइव बता रहा है आपको रिपोर्ट में ये इशू है और आपने पेशेंट को ये ट्रीटमेंट देना शुरू करना है। दूसरा फायदा, बाबू वहां रात के 12 बजे हैं पर यहाँ दिन हो रहा है, यहाँ कंसल्टेंसी और सस्ती मिलेगी आपको, क्योंकि दिन के टाइम कंसल्टेंसी सस्ती होती है, रात के टाइम डबल महंगी है, ट्रिपल होती है कॉस्ट। तो वो भी इंक नहीं कर रहे आप। ठीक है जी, अमेरिका में जो काम आप 10,000 15,000 में निपटाते वो ये काम 1,000 रुपए में निपटा देते हो आप इंडिया से। समझ में आ रहा है इंडिया में इतनी आउटसोर्सिंग क्यों हो रही है। एक तो मॉडर्न मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बहुत पीक पर है अपनी, दूसरा बेटा रीजनेबल स्किल्स के साथ लोग आपको देख रहे हैं और बहुत चीपर कॉस्ट में। इसकी वजह से हर एक्टिविटी आउटसोर्स होने लगी। इवन आपने पढ़ा होगा फिल्म एडिटिंग की बात कर लो या बाबू क्लिनिकल एडवाइस की बात कर लो, इवन टीचिंग इज आउटसोर्स नाउ। सब चीजें आउटसोर्स होने लगी। ठीक है ना, आज की तारीख में बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो 11th 12th का टीचर नहीं रखते। क्या कर रखा है, फिजिक्स वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, क्लासरूम में उनकी क्लास चला देते हैं, उनको एक सर्टेन अमाउंट पे कर रहे हैं। मतलब जो आपकी कोर एक्टिविटी थी वो भी आउटसोर्स होने लगी। समझ में आ रहा है आउटसोर्सिंग क्या चीज है और इंडिया फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों बना।
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात ओके? चलो जी, आप कह रहे हो तो लिख दूं पहले इतना, या अगला टॉपिक भी पढ़ा दूं? लिख देते हैं पहले इतना, चलो लिखना शुरू करना फटाफट से।
वो लिख लो। फटाफट से लिखना, इतना आगे बढ़ेंगे। तो सामने देखेंगे एक नए टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, WTO। थोड़ी सी बात करूंगा, आपने थोड़ी बहुत बात पढ़ भी ली होगी बेटा। WTO फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बाबू इसकी ना जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो WTO की तरीके से काम करती थी, तो बाबू उसका नाम होता था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। बाबू इसने 1948 से लेकर 1994 तक काम किया था। 1 जनवरी 1995 को WTO पिक्चर में आया। वो इसी वजह से आया बेटा कि इसमें कुछ कमियां थी, उस कमियों को सुधार सके WTO। ये बात मैंने थोड़ी बहुत फिर 11th में की हुई है, अगर याद हो तो। वो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल था ना, गैट का जो बेसिक प्रिंसिपल था, वो था फ्री ट्रेड इन गुड्स। ठीक है, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक टैग लाइन है, इसकी टैग लाइन थी फ्री ट्रेड इन गुड्स। और बाबू WTO की टैग लाइन थी फ्री ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि बेटा इससे पहले सर्विसेज का व्यापार दो देशों के बीच में कभी हुआ नहीं था। ठीक है ना जी, सर्विसेज का व्यापार शुरू कराने वाली एक ही ऑर्गेनाइजेशन है WTO। तो वो सबसे ज्यादा अगर ग्लोबलाइजेशन एनकरेज किसी ने किया है तो वो WTO ने करा है। WTO की शर्तें थी कुछ कि अगर हमारी मेंबर कंट्री बनना है तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन सॉरी अपनी कंट्री के आपको बैरियर्स ओपन करने पड़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन कंपलसरी अगर हमारा मेंबर बनना चाहते हो तो इसने ग्लोबलाइजेशन को जितना एनकरेज करा है किसी ने नहीं करा। और जब ये फ्री ट्रेड इन गुड्स की बात करता था ना, तो सर किसी भी एंगल से वो फ्री ट्रेड था नहीं, इसमें कमी थी, तभी WTO को आना पड़ा। बाबू इसके चलते चलते हर देश ने टैरिफ, हर देश ने कोटा फिक्स करें इसके चलते चलते। अच्छा फिर वही बात, टैरिफ और कोटा की बात पहले हुई भी है। मतलब अगर यूएस से किसी चीज को 2 रुपए किलो बना रहा है और इंडिया उस चीज को 1 रुपए किलो बना रहा है, और इंडिया जाके एक्सपोर्ट कर रही है यूएसए में, और यूएसए अननेसेसरी उसके ऊपर टैरिफ लगाकर उसको महंगा कर दे, तो बाबू ये फ्री ट्रेड इन गुड्स हुआ। ये तो आपका मेजर डिपार्चर है फ्रॉम योर बेसिक प्रिंसिपल। ये तो आप अपने मेजर मतलब जो आपका बेसिक प्रिंसिपल है उसको ही पूरा नहीं कर पा रहे। तो वो गैट में ना ये बहुत सारी कमियां थी जिसकी वजह से WTO को आना पड़ा। और सच में इसने फ्री ट्रेड इन गुड्स एंड फ्री ट्रेड इन सर्विसेज किया है। इसके आने के बाद कोटास और टैरिफ हर देश को खत्म करने पड़े हैं। इंडिया ने भी खत्म किया था, इसकी वजह से ही किया था। अब कुछ ऑब्जेक्टिव थे WTO का कि अपने, आपने शायद पढ़े हो, पढ़े हैं ढंग से, पता नहीं आपको कहाँ है, लो मैं दिखा देता हूँ। बाबू यहाँ पर लास्ट लाइन से शुरू होते हैं, ये WTO के ऑब्जेक्टिव थे। टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन सर्विसेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ
वर्ल्ड रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ये 3 ऑब्जेक्टिव है डब्ल्यूटीओ के। ठीक है जी, बल्कि 4 है। तो एक्सपेंड द मार्केट टेरिटरी फॉर ऑल द मेंबर कंट्री, सारी मेंबर कंट्री के लिए मार्केट टेरिटरी को एक्सपेंड करना। जब डब्ल्यूटीओ के मेंबर बन जाओगे, खाली अपने देश में ही मतलब ट्रेड नहीं करोगे, अब आप वर्ल्ड वाइड ट्रेड कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो वो 4 ऑब्जेक्टिव थे डब्ल्यूटीओ के जो यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा एक काम आता है बाइलेटरल ट्रेड एंड मल्टीलेटरल ट्रेड, वो इसके बारे में कल बताऊंगा। मुझे फिर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर पे भी एक शॉर्ट नोट लिखवाना है, लगभग कल ये चैप्टर आधे दिन में ही खत्म हो जाएगा। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।